हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज के टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी यानी संविधान और हिस्ट्री से संबंधित हैं और ये अधिकतर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। आप जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के साथ जोड़ें जिससे उन्हें भी रोज़ 15 क्वेश्चन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है लाल किला, बी ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, सी ऑप्शन है बीबी का मकबरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, ठीक है, बीबी का मकबरा, क्योंकि बीबी के मकबरे को ही दूसरा ताजमहल कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है वो जो औरंगजेब की बीबी थी उन्हीं की याद में बनाया गया था और ये जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर है? औरंगाबाद में ही स्थित है। इसे ही दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ए ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। अगर दिल्ली के की बात चलती है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। और शाहजहां ने ही इसके अलावा और क्या बनवाया था? शाहजहां के द्वारा ही आगरा में ताजमहल बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था जो एक अष्टकोणीय इमारत है, ठीक है। इसके आकार भी मालूम कर लेता है कि ताजमहल किस आकार का है, तो ये अष्टकोणीय इमारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका आंसर तो आपको खैर पता ही है, सबको अभी बता दिया गया है। तो आंसर इसका सही कौन सा है? बी वाला, शाहजहां, ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर मालूम करता है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। और अब इसमें मालूम क्या किया गया है क्वेश्चन में, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अकबर, ठीक है। तो आगरा का जो लाल किला बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगरा का जो लाल किला था, किला किसके द्वारा बनवाया गया? वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनी ताजमहल की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन चेंज है लेकिन इसका जवाब आपको अधिकतर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है लाल किला, सी ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बी ऑप्शन है बीबी का मकबरा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को ही क्या कहा जाता है? मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। और बीबी का मकबरा है कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है सिकंदरा, बी ऑप्शन है सासाराम, डी ऑप्शन है लाहौर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम मुगल काल की हम बात करते हैं तो अधिकतर एग्जाम में जो मालूम किए जाते हैं इनके मकबरे अधिकतर मालूम किए जाते हैं। तो आपको सभी के मकबरे याद होने चाहिए कि किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है सिकंदरा, बी ऑप्शन है खुलदाबाद और डी ऑप्शन है लाहौर।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, खुलदाबाद में स्थित है। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन दबाना, जब भी मैं नई वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी वाला आंसर सही है। और खुलदाबाद, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब का जो मकबरा है कहाँ पर है, खुलदाबाद है। और कहीं कहीं पर क्या आता है, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद, दौलताबाद भी इसी का ही नाम है। ठीक है, खुलदाबाद आ जाए या दौलताबाद आ जाए। ठीक है, खुलदाबाद दौलताबाद। ठीक है कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। अगर दोस्तों हम बात करते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति के पद की, तो देखिए अगर निर्वाचित राष्ट्रपति पद की अगर बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला सही है। ठीक है, देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें, और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कौन सा, वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी से जो लिया गया है आपात उपबंध लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। और आपात काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और जिनका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों और पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी मालूम किया गया था कि भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसने किया था, सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का जो प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और कब किया था, 1954 में किया था। और 1954 में इन्होंने पेप्सू बिल के संबंध में, ठीक है, जो पंजाब और पटियाला का संयुक्त क्षेत्र है उसके लिए अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। और अत्यंतिक वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्णतः मनाही, यानी कि राष्ट्रपति जिस विधेयक पर अगर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है तो उस विधेयक को पूर्णतः मना कर देता है। ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो पावर प्राप्त हैं, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो और अत्यंतिक वीटो। ठीक है, और पूरे विश्व में केवल 4 प्रकार की वीटो पावर हैं, जिसमें एक विशेषाधिकार वीटो होती है। और विशेषाधिकार जो वीटो है वो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है वो किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित जो सारे अनुच्छेद हैं मैंने ट्रिक के द्वारा डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, देखिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, तो 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा और संवैधानिक प्रधान होगा। तो यहाँ पर निर्वाचन की बात नहीं की गई है। तो अगर हम बात करें निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में। तो इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको अगर 15 में से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करते हैं या 12, 14, 13, तो आपका जो तैयारी है वो तो अच्छी चल रही है। ठीक है, और आप वीडियो में
वीडियो के द्वारा से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की, तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है सीजीआई और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ की, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक ऑप्शन आपको यहाँ दिया है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन सा है, हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये वाला तो सही नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है? सी वाला सही है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो भी राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? यानी कि एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया था। तो ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। मालूम किया जाता था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन मालूम करते हैं यहाँ पर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह पर बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इन्होंने भी क्या किया था, कुछ समय राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको क्या बनाया गया था? भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। क्योंकि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय जो राष्ट्रपति का पदभार संभालता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये लिखा हुआ आता है एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, ठीक है, और अहमद आयतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए वाला आंसर सही है, ठीक है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसे देता है? देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र देता है।
ठीक है, तो ये इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मालूम किया जा चुका है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था। हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ठीक है, और हसन निजामी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में मालूम किया था कि हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे। तो हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है 1172, 1175, 1178 और डी ऑप्शन है 1182। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण सबसे पहले कब किया था? इससे पहले अगर बात करते हैं मोहम्मद गौरी की जो सबसे ज़्यादा आक्रमण मानित किया आते हैं, जो एग्ज़ाम में आता है 1191, 1192 और 1194। ठीक है, ये 1194। ये जो 3 आक्रमण हैं, पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। 1192 ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अंधा करवा दिया गया था। अब बात करते हैं 1194 की, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। लेकिन बात आती है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वो 1175 में किया था। ठीक है, 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था, और कहाँ किया था? मुल्तान पे। ठीक है, कहाँ किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। एक क्वेश्चन भी आता है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मुल्तान के विरुद्ध था। ठीक है, इसमें विजयी हो जाता है। लेकिन ये 1178 में भी आक्रमण करता है, कहाँ करता है? गुजरात पर करता है। तो उस समय भीम द्वितीय शासक होता है और इसे पराजित कर देता है। ये पृथ्वीराज चौहान के समय अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने भी लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और ये पराजित हुआ था। लेकिन अंतिम समय जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये पराजित नहीं हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।